Hello, dear bankers. Welcome to EduTap and welcome to Fast Track to 50 series. So, in today's session, lecture 5, हम डिस्कस करेंगे बैंकर स्पेशल रिलेशनशिप। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज क्या है और हम क्यों लेके आए हैं। देखिए, अब आपका JIB मई 2026 एग्जाम बहुत ही पास है। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की और आप देख रहे हो कि कहाँ से पढ़ा जाए क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मल्टीपल सोर्सेज हैं, तो ये सीरीज आपके लिए गेम चेंजर प्रूव हो सकती है। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, 25 लेक्चर्स पर सब्जेक्ट्स लेके आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस दिया जा रहा है और साथ के साथ 5 MCQs भी डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, कि आप ना इस सीरीज के थ्रू जो ये 50 मार्क्स का बैरियर है इसको क्रॉस कर पाए, कि आप कितने मार्क्स तो आए। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो इसमें कवर करवाए जाएंगे। राइट। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आप मई 2026 को टारगेट टारगेट कर ही रहे हैं ना, तो आपको एक फ्री ई बुक के बारे में पता होना चाहिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस ई बुक में आपको क्या क्या मिल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उनको कैसे अप्रोच करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंस 2023। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चल रहा है कि 20 से 25 केस स्टडी पूछे गए थे नवंबर 2025 में, एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 1200 एमसीक्यूज, जिनकी प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट काफी हेल्पफुल प्रूव हो सकता है आपका मई 2026 की एग्जामिनेशन के लिए। तो इसी के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक के स्पेशल रिलेशनशिप। तो देखिए, नॉर्मली बैंक कस्टमर अपना अकाउंट खुद ही चलाते हैं, बट कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि उनको वो अथॉरिटी किसी थर्ड पर्सन को देनी पड़ती है कि थोड़े टाइम के लिए कोई उनका अकाउंट मैनेज कर पाए। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले मैंडेट के बारे में। तो ये चैप्टर छोटा है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार भी नवंबर 2025 में भी ना इस चैप्टर से आपको 4 to 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। मैंडेट के ऊपर क्वेश्चन, पावर ऑफ अटर्नी पे, लियन, नेगेटिव लियन, सेट ऑफ, तो इन सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं मैंडेट है क्या। देखिए, मैंडेट क्या, एक अथॉरिटी जो किसके द्वारा दी जा रही है, अकाउंट होल्डर के द्वारा, किसके फेवर में, थर्ड पर्सन के फेवर में, कि वो कुछ एक्ट कर सके उसके बिहाफ पे। अब यहाँ पे मिस्टर ए है और ये कौन है, मिस्टर बी। मिस्टर ए का फॉरेन ट्रिप है, 6 मंथ के लिए जा रहे हैं वो फॉरेन। तो उन्होंने मिस्टर बी जो कि इनके फ्रेंड है, इनको क्या बोला, मैंडेट दिया, ये बोला कि ये अकाउंट मैनेज करेंगे। बट मिस्टर ए को इन्फॉर्म करना है किसको, बैंक को। तो एक रिटन लेटर मिस्टर ए बैंक में दे रहे हैं कि ये पर्सन मिस्टर बी मेरा अकाउंट मैनेज करेंगे, ठीक है, जब तक कि मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ। तो ये अनस्टैम्प्ड होता है, स्टैम्प डॉक्यूमेंट नहीं होता, किसी स्टैम्प की जरूरत नहीं पड़ती इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। और यहाँ पे स्पेसिमेन सिग्नेचर मैंडेट होल्डर के, या मैंडेटी बोलो, ये है मिस्टर बी, मैंडेट होल्डर या मैंडेटी, इनके रिक्वायर्ड होते हैं। राइट। फिर ये टेम्परेरी है, शॉर्टर पीरियड के लिए दिया जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने एक्चुअल में पूरा कंट्रोल मिस्टर बी को दे दिया। ए ने थोड़े टाइम के लिए बी को अथॉरिटी दी है, तो ये वैलिड नहीं रहता। अगर डेथ हो जाएगी, मेंटली अनस्टेबल हो जाएंगे मिस्टर ए, या इंसॉल्वेंसी हो जाएगी इनकी, तो वो ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा कि वो वैलिड नहीं है। और अकाउंट होल्डर जो है किसी भी टाइम इसको विड्रॉ कर सकते हैं। मिस्टर ए वैसे तो 6 मंथ के लिए गए थे ना फॉरेन ट्रिप पे, बट वो आ गए 3 मंथ के बाद ही, उनका काम हो गया, मीटिंग्स वगैरह कंप्लीट होगी, जो बिजनेस कमिटमेंट करने वो गए थे, तो वो क्या कर सकते हैं, आफ्टर 3 मंथ भी विड्रॉ कर सकते हैं अपने मैंडेट जो उन्होंने दिया था बी को। फिर क्या मैंडेट होल्डर की पावर और लिमिटेशंस है, देखो, चेक बुक और एटीएम कार्ड इशू किया जाएगा मैंडेट होल्डर को। वो ओपन और क्लोज नहीं कर सकते एनआरई एफडी और एनआरओ एफडी, ना ही वो फंड्स भेज सकते हैं आउटसाइड इंडिया, मतलब अदर देन टू द अकाउंट होल्डर। रिपेट्रिएशन का मतलब क्या होता है कि बाहर पैसा भेजना। तो मिस्टर बी जो क्या बन गया, मैंडेट होल्डर हैं, वो सिर्फ मिस्टर ए को पेमेंट कर सकते हैं अगर उनको कुछ पैसे रिक्वायर्ड है, बाकी किसी को नहीं भेज सकते। ना तो वो गिफ्ट के तौर पे फंड्स दे सकते हैं। ठीक है, देन वो कर क्या सकते हैं फिर, वो चेक इशू कर सकते हैं लोकल पेमेंट के लिए। अकाउंट होल्डर जो मिस्टर ए है वो लिमिट सेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट पे, कि मैंडेट होल्डर इतना ही अकाउंट से डेबिट कर सकते हैं। मिस्टर ए ने मान लो 50,000 लिमिट सेट की थी
कि अगर 50,000 से ज्यादा मिस्टर बी ट्रांजेक्शन करने लगेंगे तो नहीं विड्रॉ कर सकते हैं, सॉरी। ठीक है, तो 50,000 तक का ही अमाउंट वो विड्रॉ कर सकते हैं। और जो मिस्टर बी है, वो जो मिस्टर ए, उनके अकाउंट डिटेल चेंज नहीं कर सकते, जैसे नेम, एड्रेस और अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते। वो पावर मिस्टर ए के पास ही है। ठीक है, तो थोड़े टाइम के लिए मैंडेट क्या था, एक लेटर आप दे देते हो बैंक को, अनस्टैम्प डॉक्यूमेंट होता है, कोई स्टैंप वगैरह में एग्जीक्यूट नहीं करवाया जाता, जस्ट एक रिटन लेटर है कि ये पर्सन मेरा अकाउंट मैनेज करेगा। अब बात करेंगे पावर ऑफ अटर्नी की, यानी पीओए की। यहाँ पे डोनर या प्रिंसिपल, मान लो ये डोनी एजेंट, जो ये प्रिंसिपल है, वो एजेंट को क्या बोल रहा है कि तुम मेरे बिहाफ पे क्या करो, ये ट्रांजेक्शन करो। तो जो कंपनीज होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये पावर ऑफ अटर्नी देते हैं, इनको मैंडेट नहीं दिया जाता इनके द्वारा। ठीक है, इंडिविजुअल्स मैंडेट दे रहे हैं, तो कंपनीज वगैरह क्या कर रही है, पावर ऑफ अटर्नी देती है। अब दो तरीके की होती है पावर ऑफ अटर्नी, जर्नल और स्पेसिफिक। तो अगर आप एक कंपनी के चेयरमैन हो ए, आपने मिस्टर बी को जर्नल पावर ऑफ अटर्नी दी, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके पास एक्सटेंसिव पावर है। चेक वगैरह लगवा सकते हैं, लोन वगैरह ले सकते हैं, फंड्स कहीं भेजने हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी, वो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मिस्टर ए के बिहाफ पे। स्पेसिफिक लिमिटेड क्या है कि उनको स्पेसिफिक पर्पस और सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए पावर मिली है, यानी प्लॉट खरीदना है या एक फ्लैट खरीदना है, बस। जैसे वो काम कंप्लीट होगा तो उनकी पावर भी क्या है, खत्म हो जाएगी। अब ये भी रिवोक की जा सकती है किसी भी टाइम। डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी होती है प्रिंसिपल की, तो ऑटोमेटिकली रिवोक होगी। फिड्यूशरीज जो काम करती है, जैसे एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, लीगल गार्डियन, ये एजेंट्स अपॉइंट नहीं करते, इनको अलाउड नहीं होता एजेंट्स अपॉइंट करना। जैसे एक पर्सन जिसकी डेथ होगी, विल में नाम मेंशन करके गया था कि वो उसका अकाउंट संभालेगा एग्जीक्यूटर, अगर विल में नाम मेंशन नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटर देखता है ना, और लीगल गार्डियन, ये अपने जो काम इनको मिला है उसके लिए कोई एजेंट्स अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, और जो अटॉर्नी है वो डेलीगेट नहीं कर सकता अपनी पावर, जब तक कि पावर ऑफ अटर्नी में स्पेसिफाई ना किया गया हो कि उसके पास पावर ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। राइट, तो मैंडेट अगर पास करना हो पार्टनरशिप फॉर्म में, तो ए और बी दो पार्टनर है तो दोनों मिलके करेंगे। ज्वाइंट अकाउंट में भी ए और बी दोनों ही मैंडेट और पावर ऑफ अटर्नी देंगे। इंडिविजुअल के केस में जो इंडिविजुअल पर्सन है, कंपनी के केस में एज वी हैव डिस्कस्ड कि मैंडेट नहीं होता, क्या होता है, कंपनी और इंस्टीट्यूशंस के केस में पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है। ऑथोराइज सिग्नेटरी जो ऑथोराइज पर्सनल है वो ही देगा। एचयूएफ में जो कर्ता और मेजर को पार्टनर के द्वारा साइन करके आप जो है मैंडेट दे सकते हो। चलिए, अब बात करते हैं बैंकर्स लियन की। देखो, बैंकर्स लियन का मतलब क्या होता है, राइट मिला है किसको, बैंक को, कि वो रिटेन करके रखे पोजेशन ऑफ गुड्स और सिक्योरिटी जब तक कि वो बॉर्वर जो है लोन नहीं चुका देता। ठीक है, फिर बैंक के पास राइट है कि वो सेल कर सकते हो उन गुड्स को, अगर वो पर्सन डिफॉल्ट कर रहे हैं। वैसे उन्होंने रखी अपने पोजेशन में जब तक कि वो नहीं चुका रहा लोन। मैंने गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट गोल्ड लोन लिया, ठीक है, तो क्या है, गोल्ड मेरा बैंक के पास गिरवी है, रखा है बैंक ने। डिफॉल्ट करूंगी तो बैंक क्या है, मेरा गोल्ड सेल करके अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। तो ये एक इम्प्लाइड प्लेज के जैसे होता है। प्लेज जो होती है ना, इम्प्लाइड प्लेज है कि अगर आप ऑब्वियसली आप लोन नहीं चुका रहे हो तो जो बैंक के पोजेशन में है, बैंक उस अमाउंट को सेल कर देगा और अपना अमाउंट रिकवर कर लेगा। तो अगर आप गलती से कोई सामान बैंक में रखाते हो ना, जो नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशन में नहीं हुई ट्रांजेक्शन, कोई सामान गलती से रह गया, उस पे लियन ही अप्लाई होता। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एब्सोल्यूट राइट ऑफ जर्नल लियन बैंक्स को प्रोवाइड किया जाता है सेक्शन 171 के अंडर। तो जर्नल लियन है क्या बेसिकली, देखो, ये गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट गोल्ड लोन लिया था, मेरा एक और लोन है बैंक में, मान लीजिए सेकंड लोन कोई चल रहा है, तो बैंक मेरी ज्वेलरी को अपने पास रखेंगे जब तक कि मेरा दूसरा लोन भी नहीं चुका देती हूँ मैं। ठीक है, डिफॉल्ट करूंगी तो बैंक ज्वेलरी सील करके अमाउंट रिकवर कर लेंगे। वो हो गया जर्नल लियन, स्ट्रॉन्ग राइट बैंक को मिला। फिर पर्टिकुलर लियन क्या है, गोल्ड ज्वेलरी गोल्ड लोन के लिए थी, लोन चुका दिया, मेरी ज्वेलरी मुझे वापस मिल जाएगी, दूसरे लोन के लिए बैंक नहीं रखेगा अपने पास। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा नेगेटिव लियन का।
वैसे कोई डेफिनेशन नहीं है नेगेटिव लियन की। लियन हम समझ गए ना, राइट है कि टू रिटेन गुड्स और सिक्योरिटीज बोरोवर की, जब तक कि वो लोन नहीं चुका देता। तो नेगेटिव लियन का मतलब ये हुआ कि आप बोरोवर एक प्रॉमिस कर रहे हो या अंडरटेकिंग ले रहे हो, बैंक को बोल रहे हो कि मैं अपनी प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं करूंगा, बैंक के पोजेशन में नहीं है कुछ भी, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ लेंडर। ठीक है, इसको सिंपल सी एनालॉजी से अंडरस्टैंड करते हैं। मिस्टर ए और मिस्टर बी, ए ने बी को बोला तुम्हारी बाइक है ना, तुम अपनी बाइक अपने पास रखो, तुम्हें पैसे चाहिए मैं तुम्हें 3 लाख दे रहा हूँ, पर ये बाइक तुम किसी और को सेल नहीं कर सकते हो मेरी परमिशन के बिना। ठीक है, इस पे चार्ज नहीं क्रिएट कर सकते हो। सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव लियन। बोरोवर अंडरटेकिंग ले रहा है, एक रिटर्न प्रॉमिस कर रहा है कि वो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई और चार्ज क्रिएट नहीं करेगा लेंडर की परमिशन के बिना। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे लियन अप्लाई नहीं होता। सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल, अगर आपने आर्टिकल सेफ कस्टडी के लिए दिए हैं ना, तो उस पे लियन नहीं लगेगा। ठीक है, मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स बैंक में डिपॉजिट करा दिए सेफ कस्टडी के लिए, तो लियन नहीं लगेगा चाहे मेरा लोन चल रहा है बैंक में। डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करा रहे हो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, बच्चे की फीस वगैरह के लिए कोई डॉक्यूमेंट डिपॉजिट कराया और किसी काम के लिए, तो फिर लियन अप्लाई नहीं होगा। गलती से बैंक प्रीमाइसिस में कुछ छोड़ आए हो, पर्स रखा है थे उसमें एफडी की रिसीट पड़ी है, ठीक है, कोई और डॉक्यूमेंट पड़ा है, तो ये नॉर्मल बैंकिंग कोर्स में आपने गुड्स नहीं दी ना, तो इस पे लियन नहीं लगेगा। इमेच्योर डेट है, यानी जो डेट अभी बना ही नहीं, नेक्स्ट मंथ से जो है ईएमआई जानी है, तो लियन नहीं लगेगा। स्टोलन गुड्स है, उन पे लियन नहीं लगता। बैंक के पास साइमल्टेनियस राइट नहीं होता। देखो, क्या कहने का मतलब है कि अगर बैंक सेट ऑफ यूज कर रहा है, जैसे बैंक को राइट मिला ना लियन सेट ऑफ का, तो अगर बैंक सेट ऑफ यूज कर रहा है तो फिर लियन अप्लाई नहीं होगा। एक टाइम पे एक ही राइट आप अप्लाई कर सकते हो। ज्वाइंट अकाउंट पे भी लियन अप्लाई नहीं होता जब कुछ ऐसा अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हो तो। ठीक है, फिर बात करेंगे सेट ऑफ की। देखो, सेट ऑफ क्या है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये एक कस्टमर है, ये ए है, इनके डिपॉजिट्स पड़ा है कितना, 20,000 का इनके अकाउंट में। मान लीजिए इनका अकाउंट है एबीसी बैंक में, ठीक है, और उसी बैंक में ओवरड्राफ्ट है किसी और ब्रांच में, मान लीजिए 10,000 का। तो बैंक ये क्रेडिट बैलेंस क्या करेगा, बैंक क्रेडिट बैलेंस जो है इसको एडजस्ट कर देगा इसके अगेंस्ट। डजेंट मैटर आपकी ब्रांच किसी दूसरी जगह पे है, बैंक सेम होना चाहिए। तो सेट ऑफ क्या हो गया, राइट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट है, ये स्टैट्यूटरी राइट है जो बैंकर को मिला है। और जब भी आप सेट ऑफ अप्लाई करोगे ना, तो रीजनेबल नोटिस जो है कस्टमर को प्रोवाइड करना जरूरी होता है। कोई एग्रीमेंट ना हुआ हो कि आप सेट ऑफ जो एक्सक्लूड कर रहे हो। ठीक है, सभी ब्रांचेस को सिंगल एंटिटी कंसीडर किया जाता है, और ये कॉन्टिजेंट डेंट पे अप्लाई नहीं होता। मतलब क्या है, फ्यूचर लाइबिलिटी जो अभी क्रिएट ही नहीं हुई, जैसे आपने गारंटी दी है, ठीक है, उस केस में आप सेट ऑफ अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो सर्टेन सम्स पे ये अप्लाई होता है। मतलब बैंक से आपने एक ओवरड्राफ्ट लिया, एक आपका क्रेडिट बैलेंस पड़ा है ना, तो उससे एडजस्टमेंट होगी। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे आप विदाउट नोटिस भी सेट ऑफ अप्लाई कर सकते हो। हमने बात की कि कस्टमर को नोटिस देना, बट कुछ सिचुएशंस में नोटिस नहीं भी देते हो तो सेट ऑफ अप्लाई कर सकते हो। डेथ हो जाती है अगर कस्टमर की, तो फिर वहां पे सेट नोटिस दे के नहीं सेट ऑफ बैंक अप्लाई करेगा। ठीक है, इंसॉल्वेंसी वाइंडिंग अप हो रही है कंपनी की, तो वहां पे नोटिस देना जरूरी नहीं है। गार्निशी ऑर्डर आ गया, जैसे जब हमने गार्निशी ऑर्डर के बारे में पढ़ा था, हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि बैंक के राइट को जो है पहले प्रायोरिटी मिलती है ना, बैंक के जो राइट है लियन सेट ऑफ, उनको प्रायोरिटी मिलेगी। गार्निशी ऑर्डर में जो भी ऑर्डर आया, जो भी पेमेंट करनी हो बाद में होगी। ठीक है, बैंक अपना अमाउंट पहले एडजस्ट करेंगे। अब ऐसा नोटिस रिसीव हो गया कि जो कस्टमर ने अपना क्रेडिट बैलेंस है ना किसी और को असाइन कर दिया, तो बैंक अपना सेट ऑफ लगाएंगे। ये नोटिस आया कि जो मॉर्टगेज था उस पे उन्होंने सिक्योरिटी चार्ज किसी और बैंक में क्रिएट कर दिया, बैंक सेट ऑफ पहले अप्लाई करेंगे। कस्टमर के पास राइट नहीं होता कि वो सेट ऑफ यूज करे। यानी क्या कहने का मतलब है, एक कस्टमर है, उसने क्या है, उसकी एक बैंक एसबीआई बैंक में एक लोन चल रहा है, ठीक है, मतलब एक आउटस्टैंडिंग है जो पे करनी है, और एक क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है,
ये नहीं बोल सकता कि मेरे इस ब्रांच से यहाँ पे मेरा सेविंग अकाउंट है, आप अपना लोन एडजस्ट कर लो। बैंक खुद एडजस्ट करते हैं, कस्टमर बैंक को ये इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। एफडी मैच्योर होती है तो आप सेट ऑफ यूज करोगे विदाउट नोटिस। अब डिपॉजिट इन द नेम ऑफ ए, लोन लिया है ए और प्रोप्राइटर ने, सेट ऑफ लगेगा। नेम इन द नेम ऑफ ए है, लोन लिया है ए और बी ने, तो सेट ऑफ लगेगा। एबीसी पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया है, डिपॉजिट इन द नेम ऑफ ए है, जो कि मान लीजिए एबीसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, तो सेट ऑफ लगेगा। क्यों? बिकॉज पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, उनके पर्सनल एसेट्स भी अटैच हो जाते हैं अगर आपको लोन चुकाना पड़ता है बैंक का। अब डिपॉजिट किसके नाम पे है? ए और बी के नाम पे। लोन इंडिविजुअल कैपेसिटी में ए ने ली है, तो सेट ऑफ नहीं लगेगा। डिपॉजिट इन द नेम ऑफ एबीसी पार्टनरशिप फर्म, ये पार्टनर है किसका? एबीसी पार्टनरशिप फर्म का, ए, तो सेट ऑफ नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि अकाउंट किसका है? एबीसी पार्टनरशिप फर्म का है। ऑल दो पार्टनर्स जो होते हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, बट अगर पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोन ले रहा है तो फिर जो पार्टनरशिप फर्म के डिपॉजिट्स हैं उन पे बैंक सेट ऑफ अप्लाई नहीं लगा सकता। डिपॉजिट इन द नेम ऑफ एबीसी लिमिटेड कंपनी है, लोन किसने लिया है? ए ने, एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सेट ऑफ नहीं लगेगा क्योंकि एबीसी कंपनी के अपने डिपॉजिट्स वाला अकाउंट है वहां पे, वो तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोन ले रहे हैं डायरेक्टर। इन द नेम ऑफ ट्रस्ट डिपॉजिट्स पड़े हैं, लोन लिया है ए ने ट्रस्टी के तौर पे। ट्रस्टी कौन होता है? रखवाला, केयर टेकर ऑफ व्हाट? ट्रस्ट। तो ये तो उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लोन लिया ना, तो ट्रस्ट का अकाउंट है, पैसा इनका थोड़ी पड़ा है, वो तो संभाल कर रहे हैं उस पैसे की, तो इस पे कहां से सेट ऑफ लग जाएगा? ठीक है। फिर डिपॉजिट्स है इन द नेम ऑफ बी, जो गारंटर है, लोन लिया है ए ने, तो सेट ऑफ लगेगा। बट एक चीज देखनी पड़ती है, जो क्रेडिट बैलेंस है उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो अगेंस्ट द बोरोवर ड्यू, जब तक कि गारंटी अमाउंट डिटरमाइन नहीं हो जाता। मतलब जब तक ये नहीं प्रूव हो जाता कि बी कितनी पेमेंट करेगा, ठीक है, तब तक सेट ऑफ अप्लाई नहीं होगा। अगर ये प्रूव हो गया कि बी को 50,000 देना है तो फिर सेट ऑफ लग जाएगा। पहले गारंटी अमाउंट प्रूव होना जरूरी होता है। फिर हम बात करेंगे राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन की। देखो, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन आपका क्या होता है? देखिए, सिंपल सी चीज है, एक कस्टमर है ए, इन्होंने बैंक में डिपॉजिट कराया 10,000 का, ठीक है, और इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि जो ये 10,000 है इसको मेरे लोन ए में एडजस्ट कर दो, तो बैंक कुछ नहीं देखेगा इधर उधर, जो कस्टमर ने इंस्ट्रक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग पेमेंट उस लोन में एडजस्ट हो जाएगी। बट अगर कस्टमर कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं देके गया, 10,000 डिपॉजिट करा दे, तो बैंक देखेगा एज पर देम कौन से लोन में एडजस्ट होना चाहिए ये अमाउंट। तो ये राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन आपको होता है। बट एक केस हुआ था खारावेला इंडस्ट्री आपका एंड उड़ीसा स्टेट बैंक के बीच में, जहां पे ये डिसीजन लिया गया था कोर्ट के द्वारा कि अगर आपका डेट ड्यू है विद इंटरेस्ट तो पेमेंट पहले किसके लिए अप्लाई होगी? इंटरेस्ट के लिए। अगर कोई कुछ अलग एग्रीमेंट ना हुआ हो कि पहले तुम इंटरेस्ट की पेमेंट करो, 8,000 इंटरेस्ट पेंडिंग है और बाकी प्रिंसिपल है, तो अगर आप 10,000 डिपॉजिट करा रहे हो तो 10,000 में से 8,000 की पहले इंटरेस्ट पेमेंट जाएगी, फिर प्रिंसिपल में एडजस्ट होगा। अब अगर कस्टमर ने भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, बैंक ने भी नहीं अप्लाई किया, तो इन ऑर्डर ऑफ टाइम जो है ये पैसा जाएगा अकाउंट्स में। मतलब एक लोन आपने लिया था 1 जनवरी 2024 को, एक लोन लिया आपने अगस्त 2024 में, तो पहले पहले जो लोन लिया ना उसको एडजस्ट किया जाएगा, उसमें वो अमाउंट पे कर दिया जाएगा। अब अगर आपकी इक्वल आउटस्टैंडिंग है तो डिस्चार्ज करो प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैंक का स्पेशल रिलेशनशिप। तो हमने मैंडेट, पावर ऑफ अटर्नी, आपका लियन, नेगेटिव लियन, सेट ऑफ और राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन ये डिस्कस किया। छोटा चैप्टर भले लगता है बट काफी इंपॉर्टेंट है। 4-5 क्वेश्चन आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में इस चैप्टर से। तो अब क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, राहुल ने क्या लिया है? टर्म लोन एबीसी बैंक से, प्रिंसिपल ड्यू है 50,000 का, इंटरेस्ट ड्यू है 8,000 का। राहुल ने पे कर दिया 10,000 विदाउट गिविंग एनी इंस्ट्रक्शन। कैसे बैंक अप्रोप्रिएट करेगा पेमेंट? हमने क्या डिस्कस किया, तो अगर कोई देखो इंस्ट्रक्शन नहीं दी राहुल ने और बैंक ने भी नहीं डिसाइड किया, तो 8,000 से पहले इंटरेस्ट पेमेंट जाएगी, फिर जो बाकी का पैसा बच गया उससे प्रिंसिपल पेमेंट करेंगे आप। तो आपका बी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मिस्टर आर के 2 लोन है एबीसी बैंक में। पर्सनल लोन चल रहा है 4 लाख का, एजुकेशनल लोन है 2 लाख का। 50,000 डिपॉजिट करा के वो क्लियरली बैंक को बोल रहे हैं कि इस अमाउंट को एडजस्ट कर दो मेरे एजुकेशनल लोन में, राइट। तो कैसे बैंक अप्लाई करेगा पेमेंट? तो बैंक अप्लाई करेगा इसको क्या, एज पर द मिस्टर आर इंस्ट्रक्शन, या इट अप्लाई टू एनी लोन, बैंक की मर्जी है, या डिवाइड करेगा प्रोपोर्शनेटली बिटवीन बोथ लोन, या पहले पर्सनल लोन चुकाया जाएगा। जबकि मिस्टर आर ने क्या बोला, एजुकेशनल लोन में पेमेंट करो। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जो कस्टमर बोलता है वो बैंक को पहले प्रायोरिटी देनी है, तो बैंक मस्ट अप्लाई टू एजुकेशनल लोन एज पर मिस्टर आर रिक्वेस्ट। देन मिस्टर शर्मा जी ने डिपॉजिट कराए प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट विद एबीसी बैंक फॉर सेफ कस्टडी ओनली, ठीक है। बाद में क्या हो गया, डिफॉल्ट कर दिया उन्होंने पर्सनल लोन पे जो उन्होंने सेम बैंक से लिया था। बैंक ने क्या कर दिया, जो सेफ कस्टडी में उन्होंने आर्टिकल दिए थे ना, उस पे राइट ऑफ लियन क्लेम कर दिया, ठीक है, कि उससे हम रिकवर करेंगे लोन अमाउंट। तो क्या बैंक ने सही किया? नहीं। क्योंकि क्या, क्योंकि बैंक का जर्नल लियन ओवर ऑल गुड्स इन पोजेशन, या yes because the loan is overdue, या no because document deposited for safe custody और specific purpose उसको पे हम लियन अप्लाई नहीं करते, या because लियन can be exercised only movable courts। देखो जो ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं ना हमसे, वो हमने करनी है। हमें पता है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रही मैच, ये भी मैच नहीं हो रही, ये भी नहीं मैच हो रही, तो क्या है सी, कि जब आप डिपॉजिट कराते हो गुड्स फॉर सेफ कस्टडी तो वहां पे लियन अप्लाई नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट ने इशू किया गार्निशी ऑर्डर, अटैच कर रहे हैं मिस्टर एस का सेविंग अकाउंट 80,000 अमाउंट के लिए, बट कोर्ट रिसीव करता तो बैंक ने ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया 50,000 का टुवर्ड हिज ओवर ड्यू लोन, तो बैंक एक्शन वैलिड माना जाएगा क्या? यस बिकॉज सेट ऑफ बिफोर गार्निशी ऑर्डर इज वैलिड, ये हमने डिस्कस किया, तो बाकी तो क्या हो गए, एलिमिनेट। हमने क्या डिस्कस किया, जब भी कोई ऑर्डर आ रहा है, कोर्ट की साइड से ऑर्डर आ रहा है, गार्निशी ऑर्डर आ रहा है, तो बैंक का जो राइट होता है ना उनको प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। सेट ऑफ है या लियन है, इनको प्रायोरिटी दी जाएगी, बाद में फिर आप कोर्ट को पेमेंट करते रहोगे, ओके। लास्ट क्वेश्चन, मिस्टर पी के 2 अकाउंट है सेम बैंक में, सेविंग अकाउंट 1 लाख का, एक बिजनेस लोन चल रहा है। उन्होंने बोला कि एडजस्ट कर दो लोन फ्रॉम सेविंग अकाउंट। क्या कस्टमर के पास राइट टू सेट ऑफ है? क्या कस्टमर ऐसी इंस्ट्रक्शन बैंक को दे सकते हैं? भले ही एक बैंक में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे ये सारा आपका अमाउंट है, नहीं, बिकॉज बैंक के पास ही राइट होता है सेट ऑफ का। कस्टमर खुद से इंस्ट्रक्शन देख के बैंक को ये नहीं बोल सकते कि आप यहाँ पे जो अमाउंट एडजस्ट कीजिए। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो बैंक का स्पेशल रिलेशनशिप अगेन आई एम टेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपने सब अच्छे से पढ़ के जाना है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अब आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही कम टाइम रह गया है। तो अगर आपको लगता है कि आपको एक कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। आपको क्या करना है, कोर्सेज पे जाके ना कंप्लीट मास्टर कोर्स दिखेगा आपको, एक लाइव क्रैश कोर्स, एक टेस्ट सीरीज। तो कंप्लीट मास्टर कोर्स उनके लिए जो डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, मतलब आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो और एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस आपको मिल जाती है रिवीजन के तौर पे। तो इसमें नोट्स मिलते हैं आपको, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब कुछ मिल रहा है फ्लैट 81% ऑफ के साथ। महा 81 कोड आपको यूज करना है। अब अगर आप ये बोलोगे कि मेरा तो एक ही पेपर रहता है, तो आप इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो एज पर योर नीड, बाकी सारी चीजें आपको सेम मिलेगी। बट कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले अगर आप 3 आर का ट्रायल कोर्स देखना चाहते हो ना विद जस्ट ₹1 टू जस्ट गो थ्रू दैट, तब डिसीजन लीजिए, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो कि आपके पास टाइम है, मॉर्निंग इवनिंग 2-2 घंटे डेडिकेट कर सकते हो, बैंकिंग आवर सेक्रीफाइस नहीं करने पड़ेंगे आपको, टाइमिंग इतनी कन्वीनियंट है आप लोगों के लिए, तो आप लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 में एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको टोटल 60 लाइव क्लासेस मिलती है, 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट यू आर गेटिंग। तो ये लाइव रहती है, लाइव मोड पे 2-2 घंटे की, मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग 7 AM टू 9 AM, इवनिंग 7 PM टू 9 PM। तो कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिल रहे हैं, सॉल्व्ड पीवाईक्यू मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फ्लैट 81% क्योर, ठीक है। अगर आपकी एक बार क्लास मिस हो जाती है, लाइव क्लास, ड्यू टू एनी रीजन, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी मर्जी बार देखनी है आप देख सकते हो।
अब अगर आपकी प्रिपरेशन होगी और आप सोच रहे हो कि एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, तो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लीजिए। इसमें आपको सॉल्व पीवाईक्यू मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, और इसमें भी कोड सेम रहेगा, महा 81 टू गेट फ्लैट 81% ऑफ, राइट। और मैं आपको मेंटर टॉक के बारे में बताना चाहूंगी। मेंटर टॉक क्या है, देखिए, हर 15 दिन में आप एक मेंटर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, जो भी आप फेस कर रहे हो। आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डर लग रहा है, ठीक है, आपको सब्जेक्ट नहीं आ रहा, या आप एक फर्स्ट स्टेप भी नहीं ले पा रहे हो, इनिशियल स्टेप भी नहीं ले पा रहे हो, तो आप मेंटर टॉक में मेंटर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, आपको जरूर सॉल्यूशन मिलेगा। इसी के साथ कोई और डाउट है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।